अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोग यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे और यूनिट 2 हमारे पास है चैप्टर नंबर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी या फिर हम इसको नाम देते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स का। और इलेक्ट्रोडायनामिक्स, ठीक है। इलेक्ट्रोडायनामिक्स या करंट इलेक्ट्रिसिटी है क्या? दिस इज़ एक्चुअली द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स जो आपके पास डील करती है चार्जेस के साथ जो इन स्टेट ऑफ मोशन होते हैं, ठीक है। सो करंट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोडायनामिक्स क्या है हमारे पास? दिस इज एक्चुअली ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद चार्जेस इन मोशन। और चार्ज जो इन स्टेट ऑफ मोशन होते हैं, याद रखिएगा, उसके साथ हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी एसोसिएट होती है और मैग्नेटिक फील्ड भी एसोसिएट होती है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से इसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है वो हम आने वाले यूनिट्स के अंदर डिस्कस करेंगे। अलबत्ता अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को देखें तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो हमारे पास अलोंग द मोशन ऑफ चार्जेस होगी। मीन्स जिस डायरेक्शन में चार्जेस मूव कर रहे होंगे उस डायरेक्शन वही हमारे पास किसकी डायरेक्शन होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी हमारे पास अलोंग द मोशन ऑफ चार्जेस। और जबकि मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास अराउंड द कंडक्टर होगी, उस कंडक्टर के अराउंड जो आपके पास इन मूविंग चार्जेस को कंटेन कर रहे हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड उसके अराउंड होगी। क्या शेप्स होती हैं, किस तरह से होती हैं, वो आगे आने वाले चैप्टर्स के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। सो करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है? दिस इज एक्चुअली द ब्रांच ऑफ फिजिक्स जो आपके पास डील करती है चार्जेस इन मोशन। नेक्स्ट आपके पास इसमें जो सबसे पहली टर्म आती है जिसको आज हम डिस्कस करेंगे वो है करंट। करंट हमारे पास फ्लो ऑफ चार्ज को कहते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, सिंपल सी डेफिनेशन। और इसकी अगर आप मैथमेटिकल फॉर्म देखें तो मैथमेटिकली आई इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी। क्यू आपको मैंने बताया था कि चार्ज क्वांटाइज्ड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, तो अगर आप टोटल चार्ज आपके पास क्यू है तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय डेल्टा टी। तो आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास अगर करंट की यूनिट की बात करें तो जो करंट है इसका यूनिट हमारे पास एम्पेयर होता है, ठीक है। इसका यूनिट हमारे पास एम्पेयर होता है। और एम्पेयर इक्वल किसके होता है? एम्पेयर हमारे पास इक्वल होता है कूलम चार्ज का यूनिट, कूलम पर सेकेंड, ठीक है। कूलम पर सेकेंड के इक्वल होता है। सिंबॉलिकली अगर आप देखें तो इसको इस तरह से लिखा जाता है, कूलम पर सेकेंड के इक्वल होता है हमारे पास, ठीक है। उसके अलावा आपके पास करंट जो सा है, याद रखिएगा, ये एक बेस क्वांटिटी है, ठीक है। और इसके यूनिट जैसे मैंने बताया आपको, आपके पास क्या है? एम्पेयर है। फर्दर इसके अगर आप बात करें CGS यूनिट की, या आपके पास इसका SI यूनिट था, तो और इसका जो CGS
यूनिट है। CGS स्टैंड फॉर सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, आपके पास जैसे ऐसा यूनिट होता है, इसी तरह एक CGS यूनिट होता है। CGS यूनिट की बात करें तो करंट का CGS यूनिट हमारे पास स्टैट एम्पेयर होता है, ठीक है। और अगर इनके दरमियान रिलेशन को देखें तो आपके पास जो 1 एम्पेयर है ये इक्वल होता है 3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁹ स्टैट एम्पेयर की, ठीक है। ये इसका CGS यूनिट है, एम्पेयर स्टैट एम्पेयर जो है हमारे पास। फर्दर हमारे पास क्लासिफिकेशन है इलेक्ट्रिक करंट की। अगर आप इसकी क्लासिफिकेशन को देखें तो इसकी क्लासिफिकेशन दो तरह से की जाती है, ठीक है। एक क्लासिफिकेशन की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी की बेस पर अगर हम इसको क्लासीफाई करें तो ये क्लासीफाई किया जाता है हमारे पास ऑल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट की जो फ्रीक्वेंसी होती है ये हमारे पास नॉन ज़ीरो होती है, ठीक है। इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या होती है, नॉन ज़ीरो होती है। और इसका जो सोर्स है उसके सिंबल की बात करें तो उसका सिंबल इस तरह से होता है, बस एक सर्कल, उसके अंदर एक टिल्डेड लाइन होती है। जबकि डायरेक्ट करंट की बात करें तो डायरेक्ट करंट की फ्रीक्वेंसी ज़ीरो होती है, स्मूथ करंट होता है, यूनी डायरेक्शनल करंट होता है, ठीक है। और इसके सोर्स के सिंबल की बात करें तो आपके पास इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। फर्दर सेकंड चीज़, सोर्स की बात करें तो आपके पास इसका जो सोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ AC जनरेटर है, AC जनरेटर है। जबकि इसके सोर्स की बात करें तो इसका सोर्स आपके पास बैटरी, ठीक है, बैटरी हो गई। उसके अलावा आपके पास सेल, और आपके पास इस तरह आप लोग आगे जाकर DC जनरेटर मैट्रिक लेवल में भी पढ़ा होगा आप लोगों ने, DC जनरेटर, ये आपके पास इसके सोर्सेज हो गए। EDC मीन्स इसके मल्टीपल सोर्सेज हैं, जबकि AC को हम सिर्फ और सिर्फ AC जनरेटर के थ्रू ही प्रोड्यूस करवा सकते हैं। सेकंड क्लासिफिकेशन इसकी जो की जाती है वो की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ चार्ज, नेचर ऑफ चार्ज की बेस पर हम इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन करते हैं। और चार्ज की बेस पर अगर आप इसकी क्लासिफिकेशन देखें तो ये क्लासीफाई किया जाता है कन्वेंशनल करंट में, एंड इलेक्ट्रॉनिक करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट, सबसे पहले कन्वेंशनल करंट को देखते हैं। कन्वेंशनल करंट की बात करें तो कन्वेंशनल करंट आपके पास होता है ड्यू टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, ठीक है। अगर आपके पास पॉजिटिव चार्जेस का फ्लो हो रहा है तो हम कहेंगे वो करंट क्या, कौन सा है, कन्वेंशनल करंट है। तो दिस इज एक्चुअली ड्यू टू फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, ठीक है। सेकंड, ये आपके पास फ्लो करता है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो करता है, ठीक है। जबकि इलेक्ट्रॉनिक करंट की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक करंट में बच्चों दिस इज एक्चुअली ड्यू टू फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस। और अगर आप इसकी डायरेक्शन की बात करते हैं तो ये आपके पास लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। और बाय कन्वेंशन हम जब भी इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन लेते हैं तो वो अकॉर्डिंग टू कन्वेंशनल करंट लेते हैं, ठीक है। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। फर्दर हमारे पास चार्ज कैरियर आ जाते हैं। डिफरेंट कंडक्टर्स के अंदर चार्ज कैरियर्स डिफरेंट होते हैं। चार्ज कैरियर से मुराद
हमारे पास वो पार्टिकल है, वो चीज़ है जो चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रही है। तो अगर आप बात करते हैं मेटल्स की, तो मेटल्स के अंदर जो चार्ज कैरियर्स हैं हमारे पास, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। और अगर आप गैस की बात करते हैं, तो गैस में आपके पास चार्ज कैरियर्स आयंस या फिर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो इलेक्ट्रोलाइट में हमारे पास जो चार्ज कैरियर्स हैं वो आयंस होते हैं। और जबकि अगर आप सेमीकंडक्टर्स की बात कर रहे हैं, तो सेमीकंडक्टर्स के केस में आपके पास जो चार्ज कैरियर्स हैं वो या तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या होल्स होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन एंड होल्स आपके पास इसमें चार्ज कैरियर के तौर पर एक्ट करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म जो जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए या जिससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आ सकता है वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करें तो जैसे आपको मालूम है कि अगर मेरे पास एक मेटल का कोई पीस है, उसमें डेफिनेटली फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं जो रैंडम मोशन कर रहे होते हैं, ऐसे कोई। और आपके पास अगर आप कोई बाउंड्री लगाते हैं, इनको ऑब्जर्व करते हैं, तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर राइट टू लेफ्ट मूव कर रहे होते हैं, उतने ही लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे होते हैं। तो चार्जेस तो मूव कर रहे होते हैं, लेकिन नेट चार्ज का फ्लो नहीं होता आपके पास। मीन 2 इलेक्ट्रॉन अगर राइट गए तो 2 ही इलेक्ट्रॉन आपके पास लेफ्ट आ जाएंगे, तो नेट चार्ज आपके पास सेम रहेगा, वो अनचेंज रहेगा। आप जब क्या करते हैं, किसी कंडक्टर को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस कर देते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, एक सर्टेन डायरेक्शन के अंदर ट्रैवल करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। और इन इलेक्ट्रॉन्स की जो इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस के अंदर आपके पास जो एवरेज वेलोसिटी होती है जो ये गेन करते हैं, उस एवरेज वेलोसिटी को हम लोग नाम देते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो सबसे पहली चीज़ तो आपने याद रखनी है कि ये सिर्फ और सिर्फ मेटेलिक कंडक्टर्स के लिए डिफाइन की जाती है, ठीक है। आपके पास मेटेलिक कंडक्टर्स के लिए डिफाइन की जाती है। सेकंड चीज़, आपके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमेशा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में डिफाइन की जाती है, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास इसके लिए ज़रूरी है, ठीक है। मीन्स अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है, देन इट मीन्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी ज़ीरो है। और अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन ज़ीरो है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इट मीन्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी हमारे पास नॉन ज़ीरो है, ठीक है। और अगर आप इसकी डेफिनेशन देखना चाहते हैं, तो डेफिनेशन आपके पास कुछ इस तरह से होगी कि दिस इज़ एक्चुअली, मैं कलर चेंज करके यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, दिस इज़ एक्चुअली एवरेज वेलोसिटी gained by electrons in a conductor in the presence of इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो एवरेज वेलोसिटी होगी, इस एवरेज वेलोसिटी को बच्चों हम लोग नाम देते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। और अगर आप इसके एक्सप्रेशन की बात करें, तो इसका एक्सप्रेशन हमारे पास होता है मैथमेटिकल फॉर्म, तो वी डी इज इक्वल टू आई ओवर एन ए ई, ठीक है। वी डी इज इक्वल टू आई ओवर एन ए ई। यहाँ पर हमारे पास आई रिप्रेजेंट कर रहा है करंट को, ए रिप्रेजेंट कर रहा है क्रॉस सेक्शनल एरिया को,
और ई रिप्रेजेंट कर रहा है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन को, और एन रिप्रेजेंट कर रहा है चार्ज डेंसिटी को, चार्ज डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड रहेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। एन से रिलेटेड अक्सर बच्चों गलती कर जाते हैं, अगर आप इसकी आप यूनिट्स पुट करेंगे तो आपके पास मीटर पर सेकंड जनरेट होगा। और अगर आप इस फॉर्मूला को देखें तो आप इस फॉर्मूला को इस तरह से भी लिख सकते हैं, जे ओवर एन ई। यहाँ पर ये जो जे है आपके पास, ये रिप्रेजेंट करेगा करंट डेंसिटी को, ठीक है, विच इज इक्वल टू आई ओवर ए। और आगे इसकी डिपेंडेंस आ जाती है। डिपेंडेंस की अगर बात करें तो याद रखिएगा कि अगर आपके पास करंट कांस्टेंट है, आई इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो आपके पास जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया या डायामीटर से रिलेशन या रेडियस से रिलेशन इनवर्स होगा, ठीक है। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं इस एक्सप्रेशन को, ये जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है, अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखें तो देखो बच्चों, वी डी इज इक्वल टू आई एन पाई आर स्क्वायर इंटू ई, एरिया की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें। अगर आप इसको डायामीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो एन पाई डी स्क्वायर, उसका स्केल होकर 4 हो जाएगा, आर का हाफ होता है, आपके पास रेडियस है, रेडियस जो है वो आपके पास होता है हाफ ऑफ डायामीटर, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये ई आपके पास यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप इन टर्म्स ऑफ डायामीटर भी लिख सकते हैं। मीन्स अगर आपके पास करंट कांस्टेंट है तो आप कह सकते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और एरिया का रिलेशन इनवर्स है, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी और आर स्क्वायर का रिलेशन इनवर्स है, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और टी का रिलेशन क्या है, डी स्क्वायर का रिलेशन क्या है, हमारे पास इनवर्स है, ठीक है। और अगर आपके पास आई वेरिएबल होता है, ठीक है, आई क्या है हमारे पास वेरिएबल है, तो बच्चे याद रखिएगा उस वक्त आपके पास जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वी डी, ये इंडिपेंडेंट होती है, इंडिपेंडेंट फ्रॉम एरिया और डायामीटर ऑफ द कंडक्टर, डायामीटर ऑफ द कंडक्टर। और ये उस वक्त डिपेंड किसके ऊपर करेगी, उस वक्त ये डिपेंड करेगी पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर, पोटेंशियल डिफरेंस से इसका रिलेशन डायरेक्ट होगा, और टेम्परेचर पे भी इसकी डिपेंडेंस होगी, टेम्परेचर के साथ इसका रिलेशन इन्वर्स होगा, ठीक है। और अगर आप देखना चाहें कि ये किस तरह से है तो आप जस्ट आई की जगह ओहम्स लॉ यूज़ करते हो, यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो आपके पास ये एरिया वाला फैक्टर जो है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है, एरिया वाला फैक्टर हमारे पास यहाँ पे क्या होगा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर कर ही देता हूँ, आपके पास फॉर एग्जांपल वी डी का फॉर्मूला मैंने पढ़ा था, वी डी इज़ इक्वल टू आई ओवर एन ए ई, अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ वी इज इक्वल टू आई आर होता है, तो ये वी ओवर एन ए ई आर आ जाएगा। और अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन आगे जाके आप पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस हमारे पास इक्वल होती है एन ई रो ओवर एल ओवर ए, तो एल ए से क्या हो जाएगा हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, दिस इज रो, ठीक है। तो आपके पास एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, बी डिवाइडेड बाय एन ई रो एल, इसको मैं कैपिटल से लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ पे आपके पास एरिया की डिपेंडेंस ख़त्म हो जाती है, ठीक है। आगे
आपके पास सोर्स ऑफ करंट आ जाते हैं। सोर्स ऑफ करंट, सोर्स ऑफ करंट की बात करें तो सोर्स ऑफ करंट कोई भी ऐसी चीज़ होगी जो आपके पास क्या करे, नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है। कोई भी ऐसी चीज़ जो नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हमारे पास किस में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ऐसी चीज़ को हम लोग नाम देते हैं सोर्स ऑफ करंट का। ठीक है, डिफरेंट सोर्सेज हमारी किताब में डिस्कस किए हुए हैं, उनमें से चंद एक जैसे कि जनरेटर है। जनरेटर की अगर आप बात करते हैं तो जनरेटर क्या करता है हमारे पास, और इसी तरह आपके पास सेकंड सोर्स जो डिस्कस किया हुआ वो आपके पास फॉर एग्जांपल बैटरी है या फिर सेल आपके पास, और इस तरह सोलर है आपके पास, सोलर सेल्स। उसके अलावा आपके पास थर्मोकपल्स हैं। ठीक है, थर्मोकपल्स। तो जनरेटर की अगर आप बात करते हैं तो जनरेटर हमारे पास क्या करता है, ये मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जबकि बैटरी की बात करें तो ये हमारे पास केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, और अगर आप बात करते हैं सोलर सेल की तो ये हमारे पास लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और अगर आप बात करते हैं थर्मोकपल्स की तो ये आपके पास हीट एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। ये आपके पास सोर्सेज ऑफ करंट है। इसके अलावा इसके बाद आपके पास आ जाता है इफेक्ट्स ऑफ करंट। इफेक्ट्स ऑफ करंट, इफेक्ट्स ऑफ करंट की बात करें तो इफेक्ट्स ऑफ करंट के अंदर आपके पास हीटिंग इफेक्ट आ जाता है, उसके अलावा आपके पास मैग्नेटिक इफेक्ट आ जाता है, और थर्ड आपके पास केमिकल इफेक्ट आ जाता है। हीटिंग इफेक्ट की बात करें तो हीटिंग इफेक्ट हमारे पास एक्सप्लेन करता है जूल्स लॉ, और जूल्स लॉ क्या है हमारे पास, जूल्स लॉ की बात करें तो दिस इज एक्चुअली एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर टी। और अगर आप पावर की एक्सप्रेशन यूज़ करें तो आप इसको इन टर्म्स ऑफ पावर भी लिख सकते हैं। ठीक है, और इसकी एग्जांपल की बात करें तो आपके पास एप्लीकेशन में इसकी इलेक्ट्रिक हीटर्स जो हैं वो इसकी एप्लीकेशन में आ जाते हैं हमारे पास। और मैग्नेटिक इफेक्ट की बात करें तो मैग्नेटिक इफेक्ट हमारे पास एक्सप्लेन करता है एम्पेयर्स लॉ, जो आप आगे जाके पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 14 यूनिट 3 के अंदर। एम्पेयर्स लॉ क्या था, B इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 2 पाई आई ओवर आर। ठीक है, एग्जांपल्स या एप्लीकेशन की बात करें तो आपके पास जितने भी मोटर्स हैं उसके अंदर हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट को यूज़ करते हैं। और केमिकल इफेक्ट की बात करें इलेक्ट्रोलाइसिस जिसमें आ जाती है आपके पास, ये हमारे पास है एक्सप्लेन करता है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इसको एक्सप्लेन करते हैं। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस था क्या, I इज इक्वल टू जेड डेल्टा एम इंटू टी। यहाँ पर z जो सा है ये आपके पास कांस्टेंट है, फैराडेज इलेक्ट्रोलाइसिस कांस्टेंट कहते हैं उसको, और m जो सा है वो आपके पास डेल्टा एम, ये आपके पास चेंज इन मैस ऑफ इलेक्ट्रोड है। जब इलेक्ट्रोलाइसिस हो रही होती है तो जो उसके इलेक्ट्रोड के अंदर जो चेंज इन मैस आ रहा होता है, और t आपके पास वो टाइम है कि कितनी देर के लिए आपके पास प्रोसेस हो रहा है।
ठीक है, तो ये आपके पास इफेक्ट्स ऑफ करंट होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है एमसीक्यूज के लिहाज से वो है ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ आपके पास जो स्टेट किया था जॉर्ज सिमंस या साइमंस ओहम ने, ठीक है, जॉर्ज साइमन ओहम, ठीक है। और ये करता क्या है हमारे पास, ये एक्सप्लेन करता है रिलेशन बिटवीन वी एंड आई, वोल्टेज और करंट के दरमियान रिलेशन को एक्सप्लेन करता है। फर्दर इसकी लिमिटेशंस क्या है हमारे पास, लिमिटेशंस की बात करें तो ये लिमिटेशन की बात करें तो आपके पास ये इसकी एप्लीकेशन के लिए ज़रूरी है कि फ़िज़िकल कंडीशंस जो सी हैं वो आपके पास कांस्टेंट हो। फिज़िकल कंडीशंस आर केप्ट कांस्टेंट, ठीक है। फिज़िकल कंडीशंस में हमारे पास जैसे कि टेम्परेचर है उसका कांस्टेंट होना ज़रूरी है, रेजिस्टेंस है उसका कांस्टेंट होना ज़रूरी है, इसी तरह डायमेंशंस हैं, कंडक्टर की डायमेंशंस भी हमारे पास सेम है। ओहम्स लॉ की स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, स्टेटमेंट को देखें तो अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ आपके पास दो तरह से लिखा जाता है इसको, एक है कि V इज़ प्रोपोर्शनल टू I, या फिर आप इसको ऐसे लिख लें कि I इज़ प्रोपोर्शनल टू V। जब भी प्रोपोर्शनलिटी ख़त्म की जाती है तो हमारे पास कांस्टेंट आता है, इधर भी अगर प्रोपोर्शनलिटी ख़त्म करोगे तो हमारे पास क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, ठीक है। हमारे पास क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। अगर आप इसके कांस्टेंट की बात करते हो तो यहाँ पर ये जो कांस्टेंट हमारे पास जनरेट हुआ है ये कांस्टेंट हमारे पास इक्वल है रेजिस्टेंस के। और अगर आप इस कांस्टेंट की बात करते हैं, अगर एक्सप्रेशन इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो ये हमारे पास इक्वल है कंडक्टेंस का, कंडक्टेंस की, ठीक है। रेजिस्टेंस को सिंबॉलिकली हम लोग आमतौर पर आर से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम लोग जी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और अगर आप इन दोनों के ग्राफ की बात करें तो दोनों ही केसेस के अंदर हमारे पास जो ग्राफ है वो कुछ स्ट्रेट लाइन ही होगी, ठीक है। मीन्स आपके पास V और I के दरमियान है ग्राफ, या फिर आपके पास I और V के दरमियान है ग्राफ, दोनों ही केसेस में आपके पास स्ट्रेट लाइन आएगी अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ। मीन्स अगर आप करंट को इंक्रीज़ करते हैं तो वोल्टेज इंक्रीज़ कर रहे हैं, इट मीन्स अगर आप वोल्टेज को इंक्रीज़ करते हैं तो इट मीन्स करंट इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो वर्टिकल एक्सिस है वो रिप्रेजेंट कर रही है वोल्टेज को, हॉरिजॉन्टल एक्सिस रिप्रेजेंट कर रही है करंट को। यहाँ पर वर्टिकल एक्सिस करंट को और हॉरिजॉन्टल एक्सिस हमारे पास रिप्रेजेंट कर रही है वोल्टेज को। अगर आपके पास ग्राफ V और I के दरमियान दिया हुआ है तो बच्चों याद रखिएगा इसकी जो स्लोप है, स्लोप या फिर ग्रेडियंट का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, मैं रिपीटेडली ये सारे वर्ड्स लिखता हूँ, तो इसकी जो स्लोप या ग्रेडियंट है या टेंजेंट है वो आपके पास इक्वल होगा V ओवर I के, विच इज़ द डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। और जबकि इसकी स्लोप या फिर ग्रेडियंट की बात करें तो बच्चों इसकी स्लोप या फिर हमारे पास ग्रेडियंट जो है वो हमारे पास इक्वल होगा I ओवर V के, जो कि कंडक्टेंस के इक्वल है, जो कि रेसिप्रोकल है रेजिस्टेंस का, ठीक है। तो आपके पास रेसिप्रोकल है किसका, रेजिस्टेंस का। फर्दर हमारे पास इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज आते हैं। एमसीक्यूज किस तरह से आ सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास उसने आपको एक ग्राफ दिया हुआ है, जस्ट लाइक उसने आपको कोई 3-4 कर्व दे दी, इसमें कहता फर्ज कर लो एक कर्व ये है, एक कर्व ये है, एक कर्व ये है, आपके पास स्ट्रेट लाइन है ये,
ठीक है। सपोज दिस इज़ ए, दिस इज़ बी, दिस इज़ सी, और ये आपके पास ग्राफ है फॉर एग्जांपल आई वी। ठीक है, तो पूछ लेते हैं कि भाई बताओ सबसे ज़्यादा कंडक्टेंस किसकी होगी, सबसे ज़्यादा कंडक्टेंस किसकी होगी। तो अगर आप इस ग्राफ को देखो तो इस ग्राफ में ये आपके पास MCQ है। इस ग्राफ में, इस ग्राफ की जो स्लोप है या ग्रेडियंट है वो आपके पास किसकी इक्वल है, I/V के, विच इज़ कंडक्टेंस। तो जिसकी स्लोप सबसे ज़्यादा होगी उसकी कंडक्टेंस क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। तो जी मैक्सिमम किसका होगा, जी मैक्सिमम होगा हमारे पास सी का। जी मिनिमम किसका होगा, जी मिनिमम होगा हमारे पास ए का, क्योंकि ए की स्लोप सबसे कम है। तो इसी तरह अगर आपसे वो आर के बारे में पूछ लेता तो आर मिनिमम हमारे पास सी का होगा और आर मैक्सिमम हमारे पास ए का होगा, क्योंकि कंडक्टेंस का रेसिप्रोकल आपके पास रेजिस्टेंस होगी। तो जहाँ कंडक्टेंस मिनिमम है वहाँ रेजिस्टेंस मैक्सिमम होगी। ठीक है, या अगर आपसे ऑर्डर पूछ लेता है तो डेफिनेटली जो कंडक्टेंस है सबसे ज़्यादा वो सी की होगी, फिर उसके बाद बी की होगी और फिर उसके बाद ए की। और रेजिस्टेंस अगर आप बात करो तो सबसे कम आपके पास सी की होगी, सबसे उसके बाद आपके पास जो है बी की होगी और उसके बाद आपके पास ए की होगी। ठीक है, तो रेजिस्टेंस सबसे कम आपके पास सी की। ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। फर्दर हमारे पास ओहमिक और नॉन ओहमिक कंडक्टर्स आ जाते हैं, या क्लासिफिकेशन ऑफ कंडक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ ओह्म्स लॉ। तो ये आपके पास आ जाएगी क्लासिफिकेशन ऑफ कंडक्टर्स। क्लासिफिकेशन की बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ ओह्म्स लॉ हम इनको क्लासीफाई करते हैं ओहमिक और नॉन ओहमिक कंडक्टर्स के अंदर। नॉन ओहमिक कंडक्टर्स के अंदर ओहमिक कंडक्टर्स कौन से होते हैं और नॉन ओहमिक कंडक्टर्स कौन से होते हैं। ओहमिक कंडक्टर्स की बात करें तो ऐसे कंडक्टर्स जो आपके पास ओबे करते हैं, ओबे ओह्म्स लॉ, और रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहती है, टेम्परेचर भी इसमें क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है कंडक्टर का। और अगर आप स्लोप की बात करें स्ट्रेट लाइन होती है, लिहाजा स्लोप भी आपके पास इसकी यूनिफॉर्म रहती है या लीनियर रहती है। ठीक है, और फर्दर V इज़ प्रोपोर्शनल टू I या I इज़ प्रोपोर्शनल टू V। ग्राफ की बात करो तो ग्राफ हमारे पास इसका स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है, ग्राफ आपके पास क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। आपके पास एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, वी आई है या आई वी है, जो भी आपके पास। ठीक है, जबकि अगर आप नॉन ओहमिक की बात करते हो तो नॉन ओहमिक के केस में क्या होगा, ये ऐसे कंडक्टर जो ओह्म्स लॉ को ओबे नहीं करते, डज नॉट ओबे ओह्म्स लॉ। ठीक है, मीन्स इसमें ना तो आपके पास रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहती है, ना ही आपके पास टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। ठीक है, और दूसरी बात आपके पास जो स्लोप होती है या ग्रेडियंट होता है वो आपके पास नॉन यूनिफॉर्म होता है या फिर नॉन लीनियर होता है। ठीक है, और ये V इज़ प्रोपोर्शनल टू I या I इज़ प्रोपोर्शनल टू V वाले रिलेशन को ओबे भी नहीं कर रहे होते। और इसमें अगर आप ग्राफ की बात करो तो ग्राफ इसका कुछ इस तरह का होगा कि आपके पास फॉर एग्जांपल ये मेरे पास आ गया ग्राफ, या तो आपके पास आफ्टर सम टाइम नीचे की तरफ बेंड करना स्टार्ट कर देगा या फिर आपके पास ऊपर की तरफ बेंड मीन अपनी लीनियरिटी लूज करना स्टार्ट कर देगा आफ्टर से। तो अगर ये ग्राफ आपके पास आई वी है तो इसकी स्लोप क्योंकि इंक्रीज़ कर रही है, तो इसकी स्लोप इंक्रीज़ करने का मतलब है
कि इसकी कंडक्टेंस इंक्रीज़ करने लगी, या फिर आपके पास रेजिस्टेंस जो सी है वो आपके पास डिक्रीज़ कर दी विद द पैसेज ऑफ टाइम। अगर आप इसकी बात करो तो इसकी कंडक्टेंस आपके पास डिक्रीज़ कर दी है और रेजिस्टेंस आपके पास इंक्रीज़ कर दी है, वो डिपेंड कर रहा होता है रिलेशन पे। ठीक है, तो आज की डिस्कशन हमारी ऑलमोस्ट हो, ताकि इंशाअल्लाह कल हम जो है वो रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी जैसे फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे और इन सब रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लेंगे।